Hello everyone, वेलकम टू स्टडी वेब एजुकेशन। स्टडी वेब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष टल्लर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं तथा एवं प्रथाएं। तो हम आज का टॉपिक जो है वो आप सबके सामने डिस्कस किया जाएगा कि हम राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। माई सेल्फ आशुतोष टल्लर और क्वालिफिकेशन जो है मेरी ये बीएससी मैथमेटिक्स और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 3 ईयर का है। बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है, रेगुलर आप मेरे साथ टच में बने हुए हैं। स्टडी वाइब एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ में अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए आप यहाँ पर लिंक्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ में अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पर दी गई है। आपको कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे इन्फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम ठीक है। और प्लेलिस्ट के लिए आपको जो है ना वो लिंक्स भी आपको दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको जहाँ पर जो भी लेक्चर सीरीज आपके साथ डिस्कस की गई है और हो सकता है आपने नहीं देखी हो, आप नए हो इस चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान का प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं। तो देखो क्या होता है ना, विवाह विवाह के समय इतनी रस्में की जाती है, तो हम विवाह से संबंधित रस्मों को पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर अधिकतर वही चीज़ें पूछी जाती है जो अमूमन हमारे साथ होती हैं, ठीक है ना। और दूसरे में फिर जो शोक शोक होता है, शोक के समय जो रस्में होती है वो हम पढ़ लेंगे। और अन्य कोई प्रथाएं अगर हैं तो लास्ट में तीसरे वाले पर अपन ले लेंगे टॉपिक वाइज प्रथाएं, ठीक है ना। तो पहले पर विवाह संबंधित, दूसरे पर शोक संबंधित, तीसरे पर प्रथा प्रथा से रिलेटेड जो भी होगी वो सारी मैं इसमें डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। फुल ऑफ ऑल हम आपके सामने यहाँ पर सारी चीज़ कंटेंट वाइज लिखी जाएगी। बिकॉज दिस की पुराने वीडियोस में कुछ मेरे को सजेशंस मिले हैं कि हमें नोट्स लिखने में दिक्कत हो रही है। तो एक्चुअल में मैं उनको समझाना चाहूँगा कि नोट्स नहीं, वो शॉर्ट नोट्स थे। आप उसको उस तरह से अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में बनाइए ताकि याद कर सकें, ठीक है ना। याद करने के समय कम है तो आप उन चीज़ों को इस तरह से लिख कर याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बार आपके लिए कंटेंट पूरा लिख कर ले आया पीडीएफ के अंदर। कोई इश्यू नहीं है, अपन पीपीटी बना देंगे। पीपीटी बनाया और यहाँ पर जो मुख्य चीज़ होगी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। आपको ये चीज़ मेरे को बतानी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं। तो भारत जो हमारा हिंदू धर्म है और भारत के अंदर 16 संस्कार होते हैं। मनुष्य का जीवन प्रारंभ होने से अंत्येष्टि तक, अंतिम संस्कार तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें 16 संस्कार होते हैं। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं ताकि हमको इनके बारे में, हमारे बारे में तो पता पड़े कि हमने कौन कौन से संस्कारों को ग्रहण किया है अभी तक। देखो, मनुष्य के जो स्वस्थ दीर्घायु और मन को शुद्ध करने के लिए हिंदू धर्म में क्या है, गर्भदान से अंतिम संस्कार तक 16 तरह के यहाँ पर संस्कार माने जाते हैं। इनमें से निम्न प्रकार हैं। ये जो अपन है ना 16 संस्कार पढ़ेंगे पहले, ठीक है। गर्भदान गर्भधान गर्भधान का मतलब हो गया हिंदुओं का ये पहला संस्कार होता है, ठीक है ना। और नवविवाहित जो स्त्रियां होती हैं उनके गर्भवती होने की जो जानकारी मिलती है, वह जो परिवार की ओर से उत्साह मनाया जाता है, ठीक है ना, उसे ही गर्भदान कहते हैं। और मेवाड़ के अंदर इस प्रथा को बधुरात बधु बधु रात बधुरात प्रथा कहते हैं। तो बधुरात प्रथा क्या कहते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा कि भाई गर्भदान प्रथा ही गर्भदान रीति रिवाज जो है, गर्भदान है वही बधुरात प्रथा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। बधुरात प्रथा क्या हो गई, गर्भदान क्या हो गया, पहला संस्कार गर्भदान। देखिए, पुंसवन पुंसवन जो है गर्भधारण के बाद में स्थित शिशु को पुत्र के रूप में देने हेतु, मतलब आपको पुत्र ही चाहिए, पुत्र के रूप में देने हेतु 3 से 4 माह के अंदर आपको देवताओं की स्तुति करनी कर पुत्र प्राप्ति के लिए जो गर्भ की सुरक्षा की याचना की जाती है उसे पुंसवन पुंसवन कहते हैं। पुंसवन किसे कहते हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि पुंसवन आपको कहते हैं कि जो सुरक्षा की याचना की जाती है और पुत्र के रूप में देने के हेतु, शिशु को पुत्र के रूप में देने हेतु आप याचना करते हैं। तो ये हो गया। तो गर्भवती स्त्रियों को का उपवास करना
होता है। इसमें गर्भवती स्त्रियां जो होती है वो उपवास करती है, क्या किसके लिए, कि हमें बेटा ही हो, पुत्र प्राप्ति हो, इसके लिए तीसरे और चौथे माह के अंदर, तीसरे और चौथे माह के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो मेन चीज जो हाईलाइट होगी, तीसरे चौथे माह में कौन सा उपवास होता है, वो उपवास जो होता है गर्भवती महिलाएं करती है सुरक्षा के लिए बच्चे की और पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। देवताओं से स्तुति की जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए, ये जो होती है पुंसन, पुष्वन, ठीक है ना, पुष्वन, पुंसवन, पुष्वन ऐसा ही होगा, पुंसवन बोल सकते हो, ठीक है ना। सीमांतो नयन ये एक संस्कार है। ये संस्कार गर्भ धारण के बाद में छठे से आठवें माह के माह तक गर्भवती स्त्री अमंगलकारी शक्तियों से बचने के लिए, मतलब अमंगलकारी जो अपेत शक्तियां होती है उनसे बचने के लिए ये वाला संस्कार धारण करती है, ठीक है ना। तो सीमांतो सीमांतो नयन, सीमांतो नयन 6 से 8 माह के अंदर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, 6 से 8 माह के अंदर, 6 से 8 माह, 6 से 8 माह, 3 से 4 माह, 6 से 8 माह, ठीक है ना। पांचवा महीना नहीं है, पांचवे को छोड़ रखा है, 6 से 8 माह, ठीक है ना। जात जात कर्म, जात कर्म बच्चों के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार जो होता है, जात जात कर्म संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार क्या होते हैं, कि जन्म के समय जो संस्कार करते हैं, क्रिया किया जाता है, वो संस्कार जात कर्म संस्कार। नामकरण संस्कार तो 11वें 12वें दिन ये संस्कार होता है, बच्चे का कोई नाम रखा जाता है, ज्योतिषी को बुलाया जाता है और उसके नाम से क्या कुंडली वगैरह बनवाई जाती है। तो नामकरण संस्कार 11वें 12वें दिन पर होता है, ये आप सभी का होता है। तो जो जिनका होता है उनको सबको आइडिया है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना कि 12 से 15 के बीच में, 12 से 15 वर्ष, 12 से 15 दिन के बीच में जो नामकरण किया जाता है वो शिशु का नामकरण किया जाता है, और शिशु का किसी भी ज्योतिषी द्वारा नाम निकलवाया जाता है कि भाई इसकी ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और किस तरह से इसके नाम रखे जा सकते हैं, कौन सी राशि है, कौन सा है, तो तुला, ये सब चीज़ें वो ग्रह नक्षत्र वाले आपके ज्योतिषी जो होते हैं वो आपको निकाल कर बता देते हैं, ठीक है ना। निष्क्रमण, निष्क्रमण है जो चौथे माह के अंदर होती है। चौथा माह जो होता है, शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना और सूर्य और चंद्र दर्शन करवाना, सूर्य और चंद्र दर्शन करवाना निष्करण, निष्करण की जो निष्क्रमण जो है वो क्या है, कि चौथे माह के अंदर होता है और सूर्य और चंद्रमा का क्या कराया जाए, दर्शन कराया जाए। अन्नप्रशासन, अन्नप्रशासन जो है वो छठे माह के अंदर किया जाता है। जन्म का शिशु जो होता है, जन्म से छठे माह के अंदर किया जाता है। बच्चे को पहली बार अन्न का अन्न का आहार आहार कराने की क्रिया जो है अन्नप्रशासन कहलाई जाती है, ठीक है ना। छठे माह के अंदर अन्न प्रशासन, छठे माह के अंदर शिशु को भोजन कराना, ठीक है ना। चूड़ाक्रमण या चूड़ाक्रमण चूड़ाक्रमण या फिर मुंडन, मुंडन मुंडन जो होता है आपके 1 साल या 3 साल, 1 वर्ष या 3 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष के अंदर बच्चे के सिर के बाल जो होते हैं वो पहली बार कटवाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को चूड़ाक्रमण क्रमण क्रम चूड़ाक्रम या फिर मुंडन कहते हैं। चूड़ाक्रम और मुंडन किसे कहते हैं, तो 1 से 3 वर्ष के अंदर जो बाल बच्चे के होते हैं वो कटवाए जाते हैं, उसे चूड़ाक्रमण। कर्मवेद कर्मवेद कर्णवेद सॉरी कर्णवेद जो होता है ना, कर्ण मतलब कान, कान को वेदना, कान बांधने की प्रक्रिया, कान बांधने की क्रिया जो होती है, कान बिंदवाना, जिसमें बच्चों को लौंग वगैरह पहनाए जाते हैं, तो वो जो कर्णवेद की प्रक्रिया होती है वो करवाई जाती है। अमूमन ये प्रक्रिया आपके 1 साल के बाद ही होगी, जब बच्चा थोड़ा हिलना डुलना लग जाए जाके उसको, ठीक है ना। विद्या आरंभ का होता है बच्चों को अक्षर का ज्ञान हेतु 5 वर्ष में विद्यालय भेजने की प्रक्रिया जो होती है, और गुरु के पास बैठाकर अक्षरों का ज्ञान कराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, विद्या आरंभ संस्कार कहलाती है। विद्या आरंभ संस्कार 5 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष, 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर के अंदर जो होता है ये 5 ईयर में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपनयन मतलब नाम याद रखें, नाम से आप शॉर्ट में लिख लो कि भाई अक्षर ज्ञान हेतु 5 वर्ष। अब ये छोटी छोटी चीजें जो आप, अगर आप शॉर्ट बोलोगे तो शॉर्ट में लिखता हूँ, तो फिर आप बोलते हो लॉन्ग लिखो, अब लॉन्ग लिखूंगा तो फिर कहोगे शॉर्ट लिखो, तो आप जिसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने दोनों ही लोगों को संतुष्ट कर दिया है, जिनको पूरा नोट्स चाहिए उनको भी बता दिया है और जिनको शॉर्ट नोट्स चाहिए उनको भी बता दिया, ठीक है ना। दोनों ही चीजें एक ही के अंदर कर दिए, आप समझो इसको, ठीक है ना। उपनयन के अंदर क्या होता है कि इस संस्कार को यशो पवित्र
यज्ञोपवित्र तथा जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। यज्ञोपवित्र और जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। बालक गुरु के पास जाता है और गुरु उसका उपनयन संस्कार करता है। प्रारंभ में या प्राचीन काल में शूद्रों को छोड़कर 3 वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे, उनको उपनयन का अधिकार था। और शादी से पहले जो हमारे यज्ञोपवित्र 3 धागे होते हैं, मतलब वाइट कलर की जनेऊ जो होती है ना, जनेऊधारी जो होते हैं, तो जनेऊ में क्या होती है कि शादी से पूर्व जो ज्ञान की होती है ना, उसमें 3 होते हैं, है ना, पूर्व में। और शादी के बाद में जो होती है, शादी के बाद में होगी वो 6 हो जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट है। 3 धागे होते हैं, 3 धागों की एक जनेऊ होती है। तो वो कब होती है? जब आप उपनयन करते हैं, उपनयन के समय 3 होती है, और परंतु शादी के बाद में 6 हो जाती है, और उसे जनेऊ पहनाई जाती है, जनेऊ पहनाई जाती है। तो ये आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। उपनयन जो है वो यज्ञोपवित्र या फिर जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवित्र या फिर जनेऊ संस्कार, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि 3 जो होती है विद्या लेते समय, और 6 शादी के समय। विद्या आरंभ गुरु के पास जाकर वेदों का पढ़ना और पाठन करने की प्रक्रिया जो होती है, उसे संस्कार को वेदो आरंभ कहते हैं। वेदो आरंभ किसे कहते हैं कि भाई गुरु के पास जाके वेदों का प्रारंभ करना, वेद आरंभ, ठीक है ना। केशांत या फिर गोदान, केशांत या गोदान, ये भी एक प्रथा है। तो 16 वर्ष की आयु में केश जो होते हैं ना, केशांत, केश को शांत करना, केशांत 16 वर्ष की आयु के अंदर आपको क्या करना है? 16 वर्ष की आयु में आपके जो किशोरावस्था के अंदर यौवनावस्था जो होती है, यौवनावस्था प्रारंभ होती है, उसके अंदर जो दाढ़ी मूछ को पहली बार कटाया जाता है, उसको बोलते हैं केशांत या गोदान उसे बोला जाता है। तो 16 वर्ष की आयु के अंदर दाढ़ी मूछ को पहली बार कटवाना ही केशांत या गोदान कहलाता है। 16 वर्ष की आयु केशांत गोदान, और पहली बार दाढ़ी मूछ को कटाना। समावर्तन जो है, समावर्तन ये संस्कार जो होता है ना, दीक्षा संस्कार कहलाता है। क्या कहलाता है? दीक्षा संस्कार कहलाता है। इसके अंदर गुरुकुल जो होता है, वहां से शिक्षा प्राप्त करके शिष्य जो होते हैं वो घर लौटते हैं। तो इस संस्कार को क्या बोला जाता है? समावर्तन कहा जाता है। समावर्तन किसे कहा जाता है? तो दीक्षा अंत करके, दीक्षा समाप्त करके घर को लौटना, उसके बाद में फिर शादी की प्रोग्राम चालू हो जाते हैं। पुराने समय में होता था। फिर होता है विवाह, ठीक है ना। ब्रह्मचारी व्यक्ति के गृहस्थ आश्रम। अब जहां तक शिक्षा ले रहा था वो ब्रह्मचार्य में था, 3 जनेऊ लेके। अब जब उसका गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश होता है, तो 6 जनेऊ हो जाती है और प्रारंभ किया जाता है। तो इसे विवाह कहते हैं। अंतिम संस्कार मनुष्य की मृत्यु पर किया जाने वाला का दाह संस्कार ही अंतिम संस्कार कहलाता है, ठीक है ना। भली भांति आप परिचित हैं इन चीजों से, मुझे जहां पर आगे की तरफ चलना चाहिए। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि भाई 16 संस्कार होते हैं। गर्भदान प्रथम वर्ष के अंदर होता है, और इसको क्या करते हैं कि जब उनको पता चलता है कि नव विवाहित स्त्री जो है वो गर्भवती हो गई है, तो उस समय जो उत्सव मनाया जाता है उसे गर्भधान कहते हैं, ठीक है ना। इसे बधुरात प्रथा भी कहते हैं। बधुरात प्रथा जो होती है वो मेवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है ना, मेवाड़ क्षेत्र में। पुंसवन जो है 3रे और 4थे माह के अंदर शिशु की सुरक्षा के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए जो उपवास किए जाते हैं गर्भवती स्त्री द्वारा, उसे बोलते हैं सीमांतोनयन जो होता है 6ठे से 8वें के अंदर होता है। इसके अंदर अमंगलिक शक्तियां जो है उससे बचने के लिए किया जाता है। अमंगलकारी जो शक्तियां होती है उनसे बचने के लिए स्त्री क्या करती है? पूजा करती है या फिर किया जाता है, ठीक है ना। और जात कर्म जो होता है, बच्चा जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है, वो जात कर्म कहलाता है, ठीक है ना। नामकरण 10 से 11 वर्ष के अंदर 10 से 11 वर्ष में जो किया जाता है, ज्योतिषी द्वारा नाम निकालकर, वो नामकरण कहलाती है। निष्क्रमण जो होता है
चौथे माह के अंदर बच्चा जो होता है उसे घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, ठीक है ना। अन्न प्रशासन छठे माह के अंदर होता है। छठे माह के अंदर पहली बार उसे क्या करा जाता है, अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाक्रमण या मुंडन, मुंडन जो होता है वह पहले वर्ष से तीसरे वर्ष के अंदर उसके पहले जो बाल आते हैं उनको कटवाना, ठीक है ना, बालों को कटवाना, ये चूड़ाक्रम कहलाता है। कर्ण वेदन कान को वेदने की प्रक्रिया होती है। विद्या आरंभ जो होता है अक्षर ज्ञान हेतु 5 वर्ष में विद्यालय प्रारंभ कर देना, भेजना प्रारंभ कर देना या फिर गुरु के पास में बिठाकर ज्ञान प्रारंभ कर देना की प्रक्रिया, ठीक है ना। उपनयन जो होता है यज्ञोपवीत्रम या जनेऊ संस्कार कहलाता है। इसके अंदर प्राचीन काल में बच्चे जो होते हैं शुद्धों को छोड़कर शुद्धों को छोड़कर यहाँ पर शुद्ध को छोड़कर सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों को यहाँ पर ये संस्कार लेने का अधिकार था। और विवाह से पहले जनेऊ जो होती है वो 3 धागों वाली होती है और शादी के बाद में 6 धागों वाली होती है, ठीक है ना। वेदा प्रारंभ, वेदों को पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की दी जाती है, यह संस्कार वेदों प्रारंभ कहलाता है। केशांत या फिर गोदान, ये 16 वर्ष की आयु के अंदर किशोरावस्था से यौनावस्था में प्रारंभ होता है। किशोरावस्था से यौनावस्था में प्रारंभ होता है तो प्रवेश करता है तो दाढ़ी मूंछ आते हैं तो उन्हें पहली बार कटवाना केशाशांत या फिर गोदान कहलाता है। समावर्तन जो होता है दीक्षा लेना, दीक्षा लेकर गुरुकुल से घर लौटने की जो प्रक्रिया होती है, संस्कार होता है, उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। विवाह तो हो जाए ब्रह्मचारी व्यक्ति को क्या करना, गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करवाना ही विवाह होता है। अंतिम संस्कार जो मनुष्य की मृत्यु के बाद में जो दाह किया जाता है उसे अंतिम संस्कार कहते हैं। अब अपन आते हैं विवाह पर। 16 संस्कार हमने पढ़े, 4 भागों में इसको बांट रखा है मैंने, 16 संस्कार पढ़े। अब अपन आते हैं विवाह पर। विवाह जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। बरी या पडला, बरी या पडला क्या होता है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के लिए जो बरी या पहनने के लिए जो दी जाती गहने, उसको बरी या पडला कहते हैं, ठीक है ना। मोड़ बांधना विवाह के दिन जो पुरुष होता है, वर और वधु के सर पर सेहरा बांधा जाता है, उसे मोड़ बांधना कहते हैं। मोड़ बांधना, सर पर सेहरा बांधना। टीका जो होता है तिलक लगाकर दिए जाने वाला भेंट, मतलब दोनों पक्षों के द्वारा विवाह निश्चित करने पर लड़की के पिता द्वारा लड़के को तिलक लगाकर दिया जाने वाला भेंट। अब इसमें कुछ भी हो सकता है भेंट, ठीक है ना, चांदी का सिक्का हो सकता है, जैसे जो भी उनकी प्रथा होती है, ठीक है ना। ये टीका कहलाता है। टीका अलग अलग हो सकता है पर नाम टीका रहेगा कि दोनों पक्षों के द्वारा विवाह निश्चित होने पर लड़की के पिता द्वारा लड़के को तिलक लगाकर जो भेंट दी जाती है उसे टीका कहते हैं, ठीक है ना। गुडलो जो होता है विवाह में लड़की की विदाई पर गाया जाने वाला गीत जो होता है वो गुडलो कहलाता है, ठीक है। रीत जो होती है दोनों पक्षों के बीच में विवाह निश्चित होने पर, विवाह निश्चित हो गया तो लड़के की तरफ से और लड़के की तरफ से लड़की को जो गिफ्ट भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं, उसे रीत बोलते हैं। रीत क्या होती है कि विवाह निश्चित होने पर लड़के की तरफ से जो गिफ्ट भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं, विशेष उपहार भेजे जाते हैं, वो रीत कहलाते हैं। सामेला जो होता है मधुर पार्क पार्क पर्क भी कहते हैं, वधु पर्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है वर जो होता है वो बारात लेकर वधु के घर के सामने आते हैं और वधु पक्ष की तरफ से कलश में नारियल रखकर बारात का स्वागत किया जाता है, उसे सामेला बोलते हैं, ठीक है ना। अमूमन ये सारी चीजों से आप कोरिलेट है, ठीक है। पाव गीत पावण गीत जो होते हैं, पावनी गीत जो होते हैं ये आपके ससुराल में जवाई के आगमन पर गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो पावनी गीत कहलाता है। बिंदोरी जो होती है विवाह के एक दिन पहले वर और वधु गाजे बाजे के साथ में जो मोहल्ला होता है उनका, उसके पास में जो घूमते हैं, मतलब सवारी निकालते हैं, वो बिंदोरी कहलाती है, ठीक है ना। सगाई, विवाह के लिए लड़की या लड़के को रोका जाता है उसे सगाई बोलते हैं। रोकना मतलब निश्चित हो जाता है कि हाँ भाई अब इनका संबंध बैठ गया है तो उसको सगाई कहते हैं। बायणो बायणो जो होता है वो विवाह के समय गाए जाने वाले मंगल गीत जो होते हैं। ब्याणो जो होता है वो विवाह के समय जो मंगल गीत गाए जाते हैं उसे बोला जाता है। लगन पत्रिका जो होती है, पीले रंग की चिट्ठी भी इसे बोला जाता है, पीली चिट्ठी भी इसको कहा जाता है, तो ये भी इसका एक और नाम है, पीली चिट्ठी भी कहते हैं। सगाई की तय होने के पश्चात वधु पक्ष वाले पंडित जी से विवाह के कार्यक्रम लिखवा कर वर पक्ष को भेजते हैं, इसे लगन पत्रिका कहते हैं। लगन पत्रिका क्या कहते हैं कि पीले रंग की चिट्ठी बोलते हैं। सगाई के समय सगाई तय होने के पश्चात में वधु पक्ष वाले पंडित जी को क्या करते हैं, विवाह के कार्यक्रम की एक सूची बनाकर बता देते हैं कि भाई ये हम इस तरह से ये प्रोग्राम इस दिन करेंगे, तो वो लगन पत्रिका कहलाती है। इकताई जो होता है वर और वधु के कपड़े बनाने के लिए जो दर्जी होता है ना, जिससे कपड़े बनवाए जाते हैं, उससे क्या कर रहा है मुहूर्त से नाप लेना, मतलब इस मुहूर्त को नाप देंगे तो वो इकताई कहलाती है। इकताई क्या हो जाएगी, नाप देना, ठीक है ना, अपनी कपड़ों के नाप देना इकताई कहलाता है। मूंग धाना जो होता है ना, विनायक स्थापना जिस दिन होती है उस दिन
भोजन कराने के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है उसे मूंग धड़ा बोला जाता है। मूंग धड़ा हालांकि बनते तो गैस पर सब चीजें उस पर है, पर फिर भी ये रस्म है तो लकड़ी वगैरह अपने सर पर रख कर लाते हैं, पुराने जमाने में भी लाते थे, तो वो चीजें हैं मूंग धड़ा, उससे बोला जाता है मूंग धड़ा। पूछा हुआ है बना बैठना, बान बैठना। बान बैठना क्या होता है कि विवाह के कुछ दिन पूर्व लगन पत्रिका जैसे ही पहुंचती है, जिस घर में शादी है लगन पत्रिका जैसे ही पहुंचनी है उसके बाद में वर और वधु के काकन डोरे बांधकर बना बैठाया जाता है, ठीक है ना, बान बैठाई जाती है। बान बैठाना बोलते हैं काकन डोरे बांधना, ठीक है ना। बान बैठाना मतलब लगन पत्रिका पहुंचते ही वर और वधु के क्या काकन डोरे बांधे जाते हैं, उसको बान बैठाना बोलते हैं। बडोलिया, बडोलिया जो होता है दोनों पक्षों के द्वारा विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाले को वाला जो होता है वो बडोलिया होता है। बडोलिया कौन होता है कि विवाह जो संबंध होता है उसके अंदर मध्यस्थता कराता है, उसको बडोलिया बोला जाता है। राती जग्गा, राती जग्गा जो होता है वह वर वर जो होते हैं जाने की पूर्व रात्रि, मतलब एक दिन पूर्व रात्रि को, और वर वधु जो होती है वधु के घर विवाह के पूर्व रात्रि को मंगल गान के गीत गाते हैं, उन्हें रात जागरण भी कहते हैं और रात जगा राती जगा या फिर रात्रि जागरण या रात्रि जोगा, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। जगा राती जगा और अमूमन भाषा में राती जोगा भी बोलते हैं, तो ठीक है ना। छोल, छोल जो है वो दुल्हन की जो झोली भरने की रस्म को क्या बोलते हैं, छोल भरना। छोल छोल जो होती है वो दुल्हन की क्या भरती है, झोली भरी जाती है, कपड़ा लेकर उसकी झोली भरी जाती है, उसे झोल बोलते हैं। खोड़ भरना भी बोलते हैं, छ को ख भी बोला जाता है मारवाड़ी के अंदर, तो खोड़ भरना, ठीक है ना, ये रस्म है। बत्तीसी बत्तीसी न्यूतना जो इसमें क्या होता है, वर और वधु की माता जो होती है वो अपने पीहर को आमंत्रण करती है। पीहर जो होता है उसका ननिहाल जो होता है, वर और वधु का जो ननिहाल होता है उनको क्या करते हैं, आमंत्रण करते हैं और हर संभव सहायता की कामना करते हैं, तो इसे बत्तीसी या फिर भात न्यूतना कहते हैं। बत्तीसी न्यूतना या भात न्यूतना कि भाई हर संभव सहायता, आप आपकी बेटी की लड़के या लड़की की शादी है तो आप हर संभव सहायता कीजिए, तो वो होता है ठीक है ना। बत्तीसी नहीं होता या बात नहीं होता। मायरा जो लड़के होते हैं, लड़के या लड़की के विवाह पर माता अपने पीहर वालों को, जैसे आपने क्या किया, बत्तीसी जिलाते हैं, उसके बाद में ननिहाल पक्ष से सहायता आती है ना, सहायता आर्थिक सहायता आती है, उसको बोलते हैं मायरा, ठीक है ना। उसमें कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसमें कपड़े हो जाएं, गहने हो जाएं, तो वो सारी आपकी क्या आ जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी। मायरा क्या होता है, लड़के या लड़की के विवाह पर माता माता अपने पीहर वालों को न्योता भेजती है, बत्तीसी या भात न्योतती है, तब आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ देते हैं, ठीक है ना, वह मायरा या भात भरना कहलाती है, ठीक है ना। तोरण, तोरण आपको पता ही है, जब वर और वधु के घर पर प्रथम बार पहुंचता है, वर जो होता है वो प्रथम बार वधु के घर पर पहुंचता है तो बारात लेकर जाता है, तब वह क्या करता है, दरवाजे पर बंधे तोरण जो होता है ना उसको 7 बार छड़ी के माध्यम से बार बार छूता है, उसे ही तोरण कहते हैं। तोरण क्या होता है, 7 बार छड़ी से छूना, ठीक है ना। जानो जानोटन, जानोटन जो है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जो होता है वो जानोटन कहलाता है। छेड़ा छाड़ी, छेड़ा छेड़ा छेड़ी जो होता है विवाह के अवसर पर हथेली में हथेली हथलेवा हथलेवा के हथलेवा के लगाई जाने वाली गांठ, मतलब हथलेवा होता है उसके अंदर लगाई जाने वाली गांठ जो होती है उसे छेड़ा छेड़ी बोला जाता है। छेड़ी, ठीक है ना, छेड़ा छेड़ी हथलेवा के लगाए जाने वाली गांठ, ठीक है। पाणी ग्रहण जो होते हैं हथलावा भी कहते हैं, इसे चंवरी में बैठने के बाद में वर वधु को माता के द्वारा हाथ में मेहंदी लगाई जाती, सॉरी मामा के द्वारा क्या लगाई जाती है, हाथ में मेहंदी लगाकर 1 रुपए का सिक्का लगाकर पान का पत्ता बीच में रखकर दोनों हाथों को मिला दिया जाता है, दोनों हाथों को जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं हथलेवा जोड़ना या फिर पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण मतलब आपका विवाह का जो प्रोग्राम है वो चालू हो जाएगा, उसे पाणी ग्रहण संस्कार भी बोला जाता है, ठीक है। कन्यावड़ जो होता है वो क्या होता है कि विवाह के दिन
वधू के माता पिता, वधू जो होती है उनके माता पिता और भाई बहन चाचा काकी जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं। और कन्या के भोजन करने के पश्चात में ये क्या करते हैं, अपना उपवास खोलते हैं। इसे कन्यावड़ कहते हैं, ठीक है ना। सावे, विवाह का जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त निकाला जाता है, उसे सावा बोलता है। पहरानी या पहरावनी, पहरावनी या फिर रंगबरी। रंगबरी जो होती है, शादी में क्या होता है कि बारात जो आती है, बारात जो आती है, बारात आती है और बारात विदा होती है। विदा होने के समय वधु पक्ष के द्वारा प्रत्येक बाराती को यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब ऐसा प्रयास नहीं है कि भाई हर चीज देनी ही देनी, नहीं भी देते हैं तो चलता है, ठीक है ना। यथाशक्ति के अनुसार जो उपहार दिए जाते हैं उसे रंगबरी कहते हैं, ठीक है ना। रंगबरी क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओझण या फिर उजेणे, ठीक है ना। तो ओझण या उजेणे, ठीक है। बेटी जो होती है ना, बेटी की विदाई के समय, बेटी की विदाई के समय क्या होता है, बेटी की विदाई के समय माता पिता द्वारा बेटी को अपनी अपने सामर्थ्य, सामर्थ्य के मुताबिक, सामर्थ्य के मुताबिक दिए जाने वाला सामान, ठीक है ना, जिसे आम भाषा में दहेज कहा जाता है, उसे ओझण कहते हैं, ठीक है ना। भाई जैसी उसकी इच्छा, बोला इसको अलग अलग टाइप से जाता है। अब यहाँ पर दहेज नहीं लिखा हमने, दहेज यहाँ आकर लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि ये शब्द सही नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। ओझण जो हो गया वो यथासंभव सामर्थ्य के अनुसार जो सामान दिया जाता है ना। हीरामणि, हीरामणि जो होती है विवाह के दौरान नव वधु को दिया जाने वाला कलेवा, ठीक है ना, हीरामणि कहलाती। बरोटी, बरोटी जो होती है विवाह के दौरान दुल्हन के स्वागत पर जो भोज, बरोटी कहलाती है, जो भोज किया जाता है वर पक्ष के द्वारा विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत पर जो भोजन किया जाता है उसे बरोटी कहते हैं, आम भाषा में बरोटी, ठीक है ना। ओलंदी, ओलंदी जो होती है वर वधु के साथ में पीहर से निकटतम जो संबंधी रहता है, निकट संबंधी जो रहता है उसके साथ में लड़का या सॉरी लड़की या स्त्री को भेजा जाता है, उसे ओलंदी, ओ लंदी कहा जाता है। ओलंदी क्यों कहते हैं कि भाई उसके ऐसा है कि भाई किसी की शादी हुई, उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर कोई ऐसी लड़की रहती हो या फिर हमारे सगे संबंधी जो रहते हो उनकी बेटी को भेज दो साथ में, लड़की कन्या या स्त्री को भेज दो, अकेली महसूस नहीं करे। आजकल नहीं होता है, पहले जमाने में होता था, जब बारात 6-6 7-7 दिन तक पहुंचती थी और 3-4 दिन तक बारात आकर रहती थी फिर जाती थी, तो उस समय ऐसा होता था कि एक आदमी को साथ भेज दो, ठीक है ना। हथ बेलने, हथ बेलने, ये देखो ये क्या होता है कि नव आगंतुक जो वधु होती है उसको प्रथम बार परिचय जो कराया जाता है तो उसे बोलते हैं हथ बोलने, हथ बोलने, ठीक है ना, हथ बोलने कहा जाता है, पहला परिचय जो होता है। ये हमने विवाह संबंधित पढ़े, तो एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है पर बरी, बरी पड़ला, बरी या पड़ला, पड़ला जो विवाह के अंदर जो सामान पहना जाता है, बरी पहनी जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। मोड़ बांधना, तो वर और वधु के क्या होता है, सर पर सेहरा बांधा जाता है, उसे मोड़ बांधना कहते हैं। टीका, दोनों ही पक्षों के द्वारा बीच में जो दोनों ही पक्षों के बीच में निश्चित होने पर जो उनके पिता, विवाह निश्चित होने पर लड़की के पिताजी द्वारा लड़के के पिताजी की ओर से लड़के को तिलक लगाकर जो भेंट दिया जाए उसे टीका बोलते हैं, जो अमूमन होता है, ठीक है ना। गुड़लो, विवाह के अंदर विदाई, विदाई पर गाया जाने वाला गीत जो होता है वो बोला है। रीत जो होती है कि दोनों ही पक्षों के बाद में विवाह निश्चित हो जाए तो लड़के की तरफ से जो लड़की को उपहार भेजे जाते हैं उसे विशेष उपहार रीत बोला जाता है। सामेड़ा, सामेड़ा जो होती है बारात स्वागत, बारात वर पक्ष जो होता है बारात लेकर वधु पक्ष के घर के बाहर आता है, तो वधु पक्ष की ओर से कलश में नारियल रख कर बारात का स्वागत किया जाता है, इसे सामेला बोलते हैं, ठीक है ना। पावना गीत या फिर ससुराल की तरफ से जमाई का आगमन किया जाता है तो गीत गाया जाता है, पावना गीत बोलते हैं, है ना। बिंदोड़ी, जो विवाह के एक दिन पूर्व वर या वधु को गाजी बाजे के साथ में अपने मोहल्ले के चारों ओर चक्कर लगाकर घुमाया जाता है, उसे बिंदोड़ी कहते हैं। सगाई, सगाई जो होती है लड़के को लड़की के लिए रोकना, ठीक है ना, लड़की का या लड़के का विवाह के लिए रोकना सगाई कहलाता है। ब्याणे, ब्याणे क्या होता है कि विवाह के समय गाए जाने वाले मंगल गीत, ठीक है ना। लगन पत्रिका, जो पीली चिट्ठी भी बोली जाती है, इसके समय पंडित जी जो होते हैं विवाह का कार्यक्रम निश्चित करके वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को भेजते हैं, उसे लगन बोलते हैं। इकताई, इकताई जो होती है वो दर्जी जो होते हैं उनसे मुहूर्त निकाल कर नाप लिलाया जाता है कपड़े का, वो इकताई कहलाता है। मूंगधरा जो होता है विनायक स्थापना के दिन भोजन करने के लिए लकड़ी जो लाई जाती है उसे मूंगधरा बोला जाता है। बान, बान बैठाना मतलब कांकन डोरे बांधना, जैसे ही आपके लगन पत्रिका पहुंचती है वर और वधु के कांकन डोरे बांध दिए जाते हैं, उसे बान बैठाना बोलते हैं।
बंदोलिया, बंदोलिया जो होता है, बंडोलिया जो होता है वो विवाह मध्यस्थता कराता है, उसको बोलते हैं बंडोलिया। राती जाग, राती जाग जो होता है, जग्गा सॉरी, राती जगह जो होता है वो विवाह से पूर्व, एक दिन पूर्व बारात लेकर जाने वाले के घर पे भी और वधु के घर पे भी, दोनों के घर पे क्या हो मांगलिक गीत गाए जाते हैं, उसे बोला जाता है छेल। छेल जो होती है वो दुल्हन दुल्हन की जो खोल भरी जाती है, खोल भरना, झोली भरना या खोल भरना बोला जाता है, ठीक है ना। बत्तीसी न्यूतना तो वर और वधु की माताजी द्वारा पीहर पक्ष को निमंत्रण भेजा जाता है हर संभव आर्थिक सहायता के लिए, तो उसे बोलते हैं बत्तीसी या फिर न्यूतना, ठीक है ना। मायरा जो होता है उनके लड़के लड़के या लड़की के विवाह के समय मामा जो होते हैं, मम्मी के भाई या फिर उनके मम्मी के पीहर पक्ष की ओर से न्योता भेजने पर आर्थिक सहायता आती है, उसे मायरा या भात भरना कहते हैं, ठीक है ना। तोरण बांधना, वर पक्ष के द्वारा पहली बार उसके घर पर बारात लेकर जाते हैं तो दरवाजे पर जो तोरण लगा हुआ होता है, बांधा हुआ होता है, उसको अपनी छड़ी की सहायता से 7 बार उसको क्या किया जाता है, छुआ जाता है, तो उसे तोरण बांधना कहते हैं, ठीक है ना। जानोटा, जानोटन जो होता है वो वर पक्ष की ओर से भेजा भोज किया जाता है, जब वर पक्ष की ओर से जो भोज किया जाता है उसे जानोटन बोला जाता है। छेड़ा छेड़ी, तो ये जो होता है ये हथलेवा के लगाई जाने वाली गांठ, ठीक है ना, छेड़ा छेड़ी, ठीक है ना। परिग्रहण जो हो गया वो भाई आप मामा जी द्वारा हाथ के अंदर मेहंदी लगाकर लड़की को, वर और वधु को क्या हाथ जोड़ा जाता है, उसे परिग्रहण बोलते हैं। और किन्यावड़ जो होता है वधु पक्ष की ओर से माता पिता और बहन बहन भाई या फिर चाचा चाची परिवार के सगे संबंधियों द्वारा उपवास किया जाता है, उसे बोलते हैं किन्यावड़, ठीक है ना। और कन्या जाने के बाद, कन्यादान होने के पश्चात वो उपवास को खोलते हैं, ठीक है ना। सावे, सावे जो होते हैं विवाह का मुहूर्त को कहते हैं। रंगबरी, रंगबरी नाम याद रखना, बारात बारात जो आती है, बारात विदा के समय वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति उपहार देना, ठीक है ना, जरूरी नहीं है देना ही देना है। ओझणा, ओझण, ओझण जो होता है वो आपके क्या होता है कि पिताजी द्वारा दुल्हन को, बेटी को विदाई के समय जो सामर्थ्य अनुसार आवश्यकता अनुसार जो सामान दिया जाता है उसे ओझण कहते हैं, ठीक है ना। दहेज यहाँ पर लिखना अच्छा नहीं लगेगा। हीरामणि, हीरामणि जो विवाह के दौरान नव वधु को कलेवा दिया जाता है उसको हीरामणि बोलते हैं। हीरावणी, हीरावणी, ठीक है ना। और बरोटी, बरोटी जो होती है दुल्हन पहली बार जो घर आती है उस पर जो भोज किया जाता है उसको स्वागत पर, अच्छा उसका स्वागत किया जाता है, उस स्वागत को भोज, स्वागत भोज जो होता है उसे बरोटी बोलते हैं, ठीक है ना, स्वागत भोज को बरोटी बोलते हैं। ओलंदी, ओलंदी जो होता है पीहर पक्ष के संबंधित कोई लड़की या स्त्री अगर पास में रहती तो उसको उसके साथ भेजा जाता है, उसको बोलते हैं। हथड़ेवा जो होता है नव आगंतुक वधु के प्रथम बार परिचय कराया जाता है, उसको हथ बोलने बोला जाता है, ठीक है ना। आगंतुक जो नई आई है वधु, ठीक है ना। राजस्थान में शोक और गम की रस्में जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपने यहाँ तक 2 चीजें पढ़ी, 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। बदरण, बदर जो होता है दाह संस्कार के वक्त मरे हुए व्यक्ति के पुत्र द्वारा बाल जो दिए जाते हैं उसे बदर बोला जाता है। जो मृत्यु हो जाती है किसी की, उसका पुत्र जो बाल देता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, मैं इसमें एक ही बार बोलूँगा, आप समझ जाएंगे, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, फिर भी अपन कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। बैकुटी जो होता है मृत्यु के बाद में मृतक को शमशान घाट ले जाने के लिए बनाई गई लकड़ी की जो शैया होती है उसको बोलते हैं बैकुटी, ठीक है ना। आप सबको पता है इसके बारे में, अगर अमूमन आप इस कल्चर में रहते हो तो आपको पता है। बखेर, बखेर या उजाल, ठीक है ना। ये जो होता है मृतक की बैकुंठी के पीछे पैसे या कौड़ी फेंकी जाती है, आपको पता ही है, कौड़ी और पैसे फेंके जाते हैं, उसे बोलते हैं बखेर, ठीक है। आगेटा, आगेटा जो होता है वो घर और शमशान के बीच की यात्रा जो होती है उसे चौराहे पर बैकुंठी को क्या किया, दिशा परिवर्तित की जाती है, आगेटा बोलते हैं। होती सारी चीजें हैं पर नाम आपको पता नहीं है, अब नाम पता चल जाएंगे, ठीक है ना। दंडोत, दंडोत जो होता है वो मृतक की बैकुंठी के आगे रिश्तेदारों द्वारा जो प्रणाम किया जाता है उनको, वो दंडोत कहलाता है। लाप, ला नप लानपा, जो मृत्यु, लानपा जो होता है वो मृतक को आग देने की प्रक्रिया जो होती है उसको लानपा कहते हैं, ठीक है। अंत्येष्टि, मृतक के शरीर, शव जो होता है उसको अंतिम संस्कार करने की रस्म, ठीक है ना, अंतिम संस्कार हो जाता है उसकी रस्म को बोलते हैं। कपाल क्रिया जो होती है मृतक के उत्तराधिकारी जो भी होता है उसके द्वारा दाह संस्कार के समय शव के कपाल को
फोड़कर उसमें उसमें घी डालने की प्रक्रिया जो होती है वो कपाल कहलाती है। पानी वाड़ा जाना, पानी वाड़ा जो होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय जब लोग जो एकत्रित होकर स्नान करने को शोक युक्त सांत्वना देते हैं, उसे उस समय जो स्नान की जाती है उसे पानी वाड़ा कहते हैं, ठीक है ना। सांतरवाड़ा, सांतनवाड़ा, सांतनवाड़ा जो हो गया, सांतरवाड़ा ये जो होता है ये घर के मृतक के घर पर मृत्यु से 12 दिन तक शोक गुल में रहते हैं और लोगों का आना जाना रहता है। सन और लोग आते हैं और सांत्वना देते हैं, तो वो 12 दिन जो होते हैं ताकि लोगों को आए और बैठते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है ना। फूल चढ़ाना, तो तीसरे के दिन क्या होता है, मृतक के हड्डियों का जो कलश होता है उसको कलश में एकत्रित करते हैं हड्डियों को, और रस्म को फूल चढ़ाना कहते हैं। हड्डियों को एकत्रित कर कर उस मटकी में रखते हैं, मटके में रखते हैं और हड्डियों को क्या करते हैं, हरिद्वार और पुष्कर के लिए विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं, उसको फूल चढ़ाना कहते हैं, ठीक है ना। तिया, तिया जो होता है मृतक के तीसरे की बैठक जो होती है, रिश्तेदारों और मित्रों द्वारा शोक युक्त जो परिवार होता है उसको सांत्वना देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया जाता है, उसको बोलते हैं। और शमशान, शमशान को पानी शाम शमशान को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है। मौसर, तो मृतक के 12 दिन किए जाते हैं और भोजन जो होता है मृत्यु भोजन, भोजन जो किया जाता है मृत्यु भोजन या मौसर या फिर नुक्ता, ये बोला तो जाता है रस्म में, तो मैं लिखना मुझे भी पसंद नहीं है ऐसी चीज, पर फिर भी इसमें जो रस्म है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, तो उसे मृत्यु भोज, मौसर या नुक्ता कहते हैं। राजस्थान सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ है, ठीक है ना। आपको मैं ये नॉलेज के लिए बताता हूँ। सगे संबंधियों द्वारा किया जाने वाला, अब यहाँ पर एक लेन शब्द भी आता है, ये भी बड़ा विचित्र शब्द है। लेन जो होता है उपहार कह सकते हो आप, या फिर याद के लिए स्मरण, स्मरण चिन्ह बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। उपहार या स्मरण चिन्ह जो दिया जाता है अपनी बहन बेटियों घर के सगे संबंधियों को, तो उसको बोलते हैं लेण। जब मौसर होता है तो लेण देते हैं, ठीक है ना। आदिवासियों के मृत्यु भोज को कंग कांगनी कांगिया कांगिया बोला जाता है, ठीक है ना। कांगिया, कांगिया कहते हैं। जोसर, जोसर, अब देखो मौसर जो होता है ना वो मृतक व्यक्ति का, जोसर जो होता है वो जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं की मृत्यु से पहले किया जाने वाला भोजन, वो जोसर कहलाता है, ठीक है ना। ये आपने मृत्यु से संबंधित पढ़ लिए, अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। आप उनको एक बार वापस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है ना। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको समझ आ जाएगा एक बार में, ठीक है ना। नाते, नाता प्रथा, नाता प्रथा क्या होता है कि आदिवासियों में अधिक प्रचलित है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब पति जो होता है ना, जब पत्नी का अपने पति के जीते जी या मृत्यु होने के पश्चात, देखो दोनों ही चीजें हैं, या तो जीते जी हो या मृत्यु के पश्चात हो, ठीक है ना। या तो जीते जी हो जाए, जीते जी या मृत्यु के पश्चात, पश्चात बिना फेरे लिए किसी भी अन्य पुरुष के साथ में रहने लग जाना, ये नाते जाने की प्रथा है, ठीक है ना। नाते जाने की क्या प्रथा है कि भाई जीते जी हो या मर जाए, दोनों ही चीजें हो सकती है, पर ये होती किसमें है कि आदिवासियों में अधिकतर होती है। अब आजकल काफी चीजें बदल चुकी है, ये पूर्व की प्रथा है, ठीक है ना। जौहर प्रथा, तो युद्ध के पश्चात महिलाएं जो होती है अपने अपने सतीवत्व की रक्षा के लिए, मतलब अन्य पुरुष के साथ किसी भी तरह का कोई भी हाथ ना लगाए, तो उस तरह की स्थिति को बरकरार रखने के लिए, अपने सतीत्व को बरकरार रखने के लिए आग, आग का घेरा बनाकर आग में कूद जाती है और अपने प्राणों की रक्षा, प्राण दे देती है, ठीक है ना। पति युद्ध में जाने के बाद में, युद्ध के जाने के पश्चात, ठीक है ना। केसरिया, केसरिया जो होता है राजपूत वीर योद्धा जो थे, उनके अंदर योद्धाओं में केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध में शत्रु को मारने के लिए शहीद हो जाते हैं, और इसे केसरिया बोला जाता है। और यही प्रथा उनमें महिलाओं में भी होती है। महिलाएं केसरिया के अंदर क्या करती है कि कुआं जो होता है उसके अंदर कूद के अपनी जान दे देती है। विधवा, विधवा विवाह जो होता है, विधवा का, विधवा को नाता, नाता भी कहते हैं, विधवा विवाह को क्या कहते हैं, नाता भी बोलते हैं। और पति जो होता है, पति की मृत्यु के बाद में पत्नी जो होती है दूसरे पति पुरुष से शादी कर ले तो उसे विधवा विवाह कहते हैं। और लॉर्ड डेलहौजी ने 1856 के अंदर ईस्ट ईस्वी में यह पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद में विवाहित महिलाएं के पति की मृत्यु के बाद में वापस भी क्या कर सकती है, शादी कर सकती है। एक बार पढ़ने से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सती प्रथा, सती प्रथा क्या है कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी
पति की चिता पर, चिता के साथ में जल जाती थी, ये पहले होती थी, अब नहीं होती है, ठीक है ना, पहले होती थी और जबरदस्ती भी की जाती थी। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1882 ईस्वी के अंदर सती प्रथा पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके बाद में राजा राममोहन राय द्वारा बड़ा ही प्रयास किए गए इसके ऊपर, और लॉर्ड विलियम बेटिक बेटिक जो है उन्होंने 1829 में 29 ईस्वी में सरकारी अध्यादेश द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी। ये इन्होंने ऐसा किया। अनुस्मरण, अनुस्मरण का होता है पति की मृत्यु कहीं अन्य दूरस्थ स्थानों पर हो जाने पर उसकी किसी निशानी के साथ में पत्नी का चिता पति का चिता पर रोहण करना, ठीक है ना, अनुस्मरण कहलाता है। मतलब पति जो है उसकी मृत्यु हो गई है, कहीं अन्य स्थान पर है वह, जैसे फॉरेन में है, हो जाने पर उसकी किसी अन्य निशानी के साथ में पत्नी का चिता पर रोहण करना, ये अनुस्मरण कहलाता है। अनुस्मरण बड़ा ही विचित्र है, ये भी मुझे लगा, पर ठीक है, प्रथा है तो अब याद तो करनी पड़ेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि आप कि पहले, आप तो बहुत अच्छी जनरेशन में हैं, आपसे पहले वाली जनरेशन ने क्या क्या सहा है वो आप किताबों के अंदर ही पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। वास्तविकता बहुत अलग होती है, पढ़ना अलग होता है। डाबरिया प्रथा, प्राचीन समय में लड़की के विवाह पर दहेज के रूप में अन्य कंवारी कन्या दी जाती थी, इसे डाबरिया प्रथा कहा जाता था। तो याद रखिएगा डाबरिया प्रथा किसे कहा जाता है। त्याग प्रथा, तो राजकुमारी के विवाह के अवसर पर चारण साहित्यकार एवं भाटों द्वारा दिया जाने वाला उपहार, तो ये त्याग प्रथा है। तो इसके अंदर राजकुमारियों के विवाह पर या अवसर पर चारण जो साहित्यकार होते हैं या भाट जो होते हैं उनके द्वारा उपहार दिया जाता है, उसे बोला। डाकन प्रथा, डाकन प्रथा जो होती है, किसी भी स्त्री को डाकन होने का आरोप लगाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है ना, तो इस प्रथा को क्या बोलते हैं, डाकन प्रथा कहते हैं। ये प्रथा जो है प्रथा आदिवासी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1853 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर के कमांडेड जवान सिंह जो थे वो खेरावाड़ा उदयपुर में सर्वप्रथम इस प्रथा को रोक लगाया था। इंपॉर्टेंट बात भी है और दोनों ही चीज बता दी, ठीक है ना। समाधि प्रथा, किसी भी साधु या महान पुरुष द्वारा गड्ढा खोदकर अथवा जल में मृत्यु का वरण करना, मतलब जल में या फिर खड्डा खोदकर अपनी मृत्यु का वरण करना, उसे समाधि लेना कहते हैं। तपस्वी महान पुरुष ऐसा करते थे, ठीक है ना। सबसे पहले जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडेलो के प्रयास के अंदर 1844 ईस्वी में जयपुर राज्य में समाधि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। पुराने जमाने में होती थी, बाद में हटा दी। कन्यावध कन्यावध प्रथा, यह प्रथा जो है प्रमुख रूप से राजस्थान के राजपूत समाज में अधिक प्रचलित थी, अब नहीं है ना, इसको कहीं भी उस तरीके से मत लेना। ये सारी चीजें पहले थी, अब नहीं है। इस प्रथा पे लोग जो होते हैं कन्या के जन्म लेने ही उसे मार देते थे, ठीक है ना। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विलिक्सन के अनुसार लॉर्ड विलियम बेटिक के समय राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा जो क्षेत्र था उसके अंदर 1833 ईस्वी के अंदर बूंदी, अच्छा, कोटा में 1833 में और बूंदी में 1844 ईस्वी में इसे गैर कानूनी करार दिया गया। तो ये पहले राजपूत समाज में होती थी, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा जो होता है बालक बालिकाओं की छोटे उम्र में शादी करना बाल विवाह कहलाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री जो थे सर प्रताप सिंह ने बाल विवाह प्रतिबंधन कानून यहाँ पर बनाया था। 1929 ईस्वी के अंदर हरविलास शारदा ने बाल विवाह के रोकथाम के लिए शारदा एक्ट जो है वो 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए था, कि भाई ना तो लड़की भी 18 से कम होनी चाहिए, लड़का 21 से कम नहीं होना चाहिए। 21 से कम होता है तो उसे बाल विवाह कहा जाएगा, तो इसे बाल विवाह कहा गया, ठीक है ना। ये एक्ट बनाया गया। गेरा बगेरा प्रथा, ये जो होती है जागीरदारों व शासकों वर्ग द्वारा आम लोगों से बिना वेतन किए काम करवाना, तो बगेरा प्रथा कहलाती थी, ठीक है ना। सागड़ी, इसे बंधुआ मजदूरी जो होती है उसे सागड़ी प्रथा भी कहते हैं। धनवान लोग जो होते हैं उनके द्वारा किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नौकर रखना, ठीक है ना, सागड़ी या बंधुआ
सागड़ी या बनुआ मजदूरी कहा जाता है। उसे कुछ भी वेतन नहीं दिया जाता, उसे रख लिया जाता है और वो काम करता रहता है और खाना पीना उसका वो कर देते हैं, ठीक है ना। और ये बनवा मजदूरी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस समय पुराने जमाने में चलते थे, अभी नहीं है, पहले कहते हैं इसे, पर वो होता पहले था, ठीक है ना। दास प्रथा, ऐसी ऐसी ऐसे व्यक्ति जो ऋण लेते हैं पहले किसी से और ऋण नहीं चुका पाते हैं, उन्हें जागीरदारों द्वारा क्या किया जाता है, दास बनाकर रख लिया जाता है, उसमें दास प्रथा कहलाती है। फिर उसमें आपसे कोई भी काम करवाया जा सकता है, ठीक है ना। भोजन वोजन घर का काम भी आपको ही करना है, खाना भी आपको ही बनाना है, सब आपको करना है और रहना भी वहां पे दास बन के। साथरना साथरना प्रथा जो है, सा सांथारा प्रथा, ये अभी आपके बहुत लेटेस्ट में है, ठीक है ना। ये आपके राजस्थान सरकार द्वारा लेटेस्ट में भी है, तो इसको भी आप पॉइंट आउट कर दिएगा। सांथरना प्रथा जो है जैन धर्म में प्रचलित है और इस प्रथा में लोग जो होते हैं अन्न और जल का त्याग कर कर सम समत्व भाव से शरीर को त्याग दे देते हैं, उसे सांथरना प्रथा कहते हैं, ठीक है ना। ये लेटेस्ट में है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। दास प्रथा, सांथरना प्रथा, दास प्रथा, सागड़ी या फिर बेगार बेगार प्रथा, एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं। बाल विवाह, अब आपने पढ़ ही लिया सारी चीजें तो आपको समझ आई गई होगी। कन्या वध प्रथा और त्याग प्रथा, डाकण प्रथा, ठीक है ना। समाधि प्रथा और डाबे डाबेरिया प्रथा, अनुस्मरण प्रथा, सती प्रथा और नाता प्रथा, जौहर प्रथा, केसरिया प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, ठीक है ना। ये अपन ने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है और आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।